तो आज हम जो चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में इसको टोटल रिवीजन कर दें नोट्स देख करके। ठीक है, देखिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये चैप्टर का टाइटल क्या बता रहा है कि जो सेल है अपने पूरे लाइफ में कैसे कैसे साइकिल करता है। साइकिल मतलब क्या क्या काम करता है, उसका पूरा प्रोसेस कैसे रहता है। सेल डिवीजन, और उसी साइकिल में वो डिवाइड भी करता है, तो उसी के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि वाई सेल डिवाइड, सेल डिवीजन ही क्यों करता है। मान के चलिए कोई छोटा सेल है, ठीक है, स्मॉल है, तो इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ब्रेन बोलते हैं। इसके ये कैपेबल है कि पूरे सेल को कंट्रोल कर सके। लेकिन जैसे जैसे आता है आपका G1 फेज, इंटरफेज से, तो सब धीरे धीरे सेल का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, जब सेल का साइज़ बड़ा होता है तो ये न्यूक्लियस इतना छोटा ही है। अब ये न्यूक्लियस इतना कैपेबल नहीं है कि इतने बड़े सेल को ये कंट्रोल कर पाए। इसीलिए ये सेल क्या करता है कि डिवीजन करने लगता है। तो सेल डिवीजन प्रोसेस इज ट्रिगर्ड, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वुडंट एबल टू कंट्रोल लार्ज सेल। ओके, और फिर सेल डिवीजन हो जाता है। नोट क्या है कि हाँ देखिए, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, जैसे ये पूरा अंदर क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि रुका रहता है, ये हर फेज में चलता रहता है। ठीक है, जो भी 4 फेज होते हैं, इंटरफेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज, जो भी हैं, M फेज, सब में ये चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कभी नहीं रुकता है। ठीक है, अब और देखिए सेल क्यों डिवाइड करता है, इसका एक पूरा डिटेल आंसर क्या है कि जब भी सेल ग्रो करता है तो इसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है और ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो एक रेशियो में होगा कोई। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस तो इतना कि इतना ही रह रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ जा रहा है, तो अब ये रेशियो गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ता है, क्योंकि साइज सेल बढ़ रहा है ना, तो साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो कम हो जाता है, तो इसीलिए सेल डिवाइड हो जाता है। तो न्यूक्लियस इनिशिएट सिग्नल्स ऑफ सेल डिवीजन टू रिस्टोर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये है पॉइंट। देखिए सेल क्यों डिवाइड करता है, क्योंकि अब देखिए न्यूक्लियस तो छोटा पड़ जाता है, साइटोप्लाज्म बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस ही इनिशिएट करता है सेल डिवीजन को। क्यों? ताकि फिर से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर हो जाए। ठीक है, जितना एक मान लो फिक्स होता है वो आ जाए। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सेल इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। बात सही है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स तो शायद बहुत कम यूज में सेक्सुअली होते हैं, बट हाँ जो भी है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग, वो अपना लाइफ एक जाइगोट से करते हैं। जैसे हम भी लोग हो गए, पहले फीमेल एक और मेल स्पर्म मिल के जाइगोट बनाता है, और वहीं से लाइफ स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारे पास कंप्लीट क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, तो हमारा लाइफ एक तरह से मान लीजिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। देखिए जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, हैप्लॉइड है, दोनों आके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा कि धीरे धीरे एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से ऐसे ऐसे डिवाइड करेगा, और धीरे धीरे मिलियन ऑफ सेल हो जाएगा। जाइगोट हैज DNA विच हैज ऑल द इंफॉर्मेशन डेट हाउ टू मेक ऑर्गेनिज्म बॉडी। क्योंकि जाइगोट के पास टोटल क्रोमोसोम्स 46 आ जाते हैं, इंसान का बात कर रहा हूँ, तो उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन होगा कि पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, क्योंकि हमारे पास DNA, समझ रहे हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर DNA होता है, उसी के पास सब इंफॉर्मेशन होता है ना, ये होता है। आप देखिए कुछ और देखते हैं कि पॉइंट इसमें, मिलियन ऑफ सेल्स और कॉलोनीज ऑफ सेल्स कैन बी क्रिएटेड बाय सिंगल सेल विच इज परफॉर्मिंग कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। सही बात है, एक सेल से लाखों करोड़ों सेल बनाया जा सकता है अगर वो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन कर रहा है तो। ठीक है, कंटिन्यूअस सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल है साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। सेल का साइकिल में क्या होता है, सेल पर धीरे धीरे बड़ा करता है, छोटा था पहले सेल, धीरे धीरे बड़ा किया, फिर डिवाइड कर 2 सेल बन जाता है। तो पूरे सेल साइकिल में ये होता है ना कि साइकिल ऑफ ग्रोथ और डिवीजन आर रिपीट सेवरल टाइम्स, बार बार रिपीट करके बहुत सारे सेल हो जाते हैं। ठीक है, एक और देखिए पॉइंट क्या है, इनिशिएटिव पॉइंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर प्रॉपर्टी ऑफ सेल, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म टू। देखिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्या सेल भी ग्रो करता है, तो हाँ भाई करता है। क्या इंडिविजुअल भी ग्रो करते हैं, जैसे हम लोग पहले छोटे धीरे धीरे बड़े हो गए तो करते हैं। ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, जानवर,
बिल्ली, इंसान, घोड़ा, कोई भी, सभी लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो ये भी सही है। क्या रिप्रोडक्शन करता है, सेल रिप्रोडक्शन करता है, हाँ। तो सेल का रिप्रोडक्शन क्या हो गया, जो सेल डिवीजन हो गया एक तरह से, वही सेल का रिप्रोडक्शन हो गया। इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तभी उसका ऑफस्प्रिंग्स आता है। ऑर्गेनिज्म, वही बात हुआ, ठीक है। ये भी एक बढ़िया पॉइंट था। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, सेल और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। सेल में ग्रोथ क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है जो कि कंटिन्यूस होता है। और इंडिविजुअल में मास में इंक्रीज होना, पहले हम लोग छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो हमारा मास बढ़ता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है। सेल के अंदर रिप्रोडक्शन इसे बोलते हैं, बोला था ना, जैसे सेल डिवीजन को बोलते हैं, वो हो गया। और इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्शन, कितने प्लांट हो गए जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कितने हो गए जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, तो सेल साइकिल में ऑल द इवेंट्स हैपनिंग व्हेन अ पेरेंट सेल मेक्स 2 डॉटर सेल आर कॉल्ड सेल साइकिल। सही बात है भाई, एक सेल है, एक सेल से 2 डॉटर सेल बनाने के लिए जितना भी वो काम करा उसी को बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल के समय क्या क्या होता है, सेल ग्रोथ आकर, सही बात है, ये जबकि कंटिन्यूस ग्रोथ है, प्रोसेस है। ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेटेड, अब मान के चले सेल को डिवाइड करना है हमारे पास, तो पूरे जो भी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें भी 2x होना पड़ेगा, दोगुना होना पड़ेगा, तो वो भी तो डुप्लीकेटेड होते हैं ऑर्गेनेल्स भी। डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है भाई, डीएनए पहले मान के चलो जितना था, अगर दोगुना डीएनए होगा तभी तो आधा आधा मिलकर डॉटर सेल में जाएगा, तो ये भी जरूरी है कि डीएनए रेप्लिकेशन अगर किस में होता है, इसको याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, आएगा हम लोग देखेंगे इन एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। सेल डिवीजन अकर, अब फिर जाकर लास्ट में क्या होगा, इन सब होने के बाद सेल डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि जब सब कुछ डुप्लीकेट हो गया तो उसको अलग अलग करेंगे ना, तो डुप्लीकेट हो जाता है। अब देखिए एक पॉइंट कर रखा है कि दिस इवेंट्स डू नॉट अकर रैंडमली, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी सेल ग्रोथ हो गया, कभी भी ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो गया, कभी भी डीएनए, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट ऑल दिस इवेंट्स आर हाईली, ये सभी जो इवेंट है, सेल का ग्रोथ होना, ऑर्गेनल का डुप्लीकेट होना, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा, फिर सेल का डिवीजन होना, ये सब आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अकर्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पूरा सीक्वेंस में चलता है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे, ठीक है। एंड आर हाईली रेगुलेटेड, रेगुलेटेड भी हाईली होते हैं, मतलब इवेंट्स आर रेगुलेटेड को मतलब कि एक जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। अब ये जेनेटिक कंट्रोल कैसे होते हैं, जितने भी ये इवेंट है वो सब हाईली रेगुलेटेड होते हैं, कैसे, जीन द्वारा। तो जीन इन्हें कंट्रोल कैसे करता है, बाई साइक्लिन प्रोटीन से। जितने भी इवेंट्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं, जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। तो अगर ये जेनेटिकली कंट्रोल हैं तो ये कैसे कंट्रोल होते हैं, बाई, एक होता है याद रखना, बाई साइक्लिन प्रोटीन होता है, एक जीन के अंदर साइक्लिन प्रोटीन होता है, ये कंट्रोल करता है। और बाई सी डी के बोले तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। कैसे, जेनेटिक कंट्रोल कौन कौन करता है, ये पूरे भी सेल साइकिल को, एक हो गया आपका साइक्लिन प्रोटीन और एक हो गया सी डी के, ये भी साइक्लिन से रिलेटेड है, सी डी के, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब एक और नोट देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, डीएनए शुड बी रेप्लिकेटेड विदाउट इरर सो डेट बोथ डॉटर सेल कैन गेट इंटैक्ट जीनोम। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो कि डीएनए है शुड बी रेप्लिकेटेड विदाउट इरर, जैसे अब सेल क्या कर रहा है कि डिवाइड करने के लिए डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है ना, तो उसमें इरर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इरर को तो भाई डॉटर सेल डॉटर जो बन रही है वो कुछ अलग हो जाएगा। सो डेट डॉटर सेल कैन गेट इंटैक्ट जीनोम, ये बिना इरर का होना चाहिए, ताकि जो डॉटर सेल बन रहा है इसमें भी प्योर प्रॉपर्टी वाला हो, ठीक है। बिना कैन गेट इंटैक्ट जीनोम, जो जीनोम था पेरेंट्स में वही इसमें आना चाहिए, ठीक है। अब टाइम फॉर सेल डिवीजन देखते हैं, अलग अलग जो भी ऑर्गेनिज्म हो गए, कोई प्रोकैरियोट्स हो गया, कोई यूकैरियोट्स हो गया, कोई बहुत लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म हो गए, कोई हाई लेवल के, तो उनका अलग अलग टाइम होता है। जैसे एग्जांपल में ई कोलाई एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, इसका टाइम 20 मिनट होता है। ईस्ट है, यूनिसेलुलर फंजाई है, जैसे सैक्रोमाइसिस बोलता है, इसका टाइम कितना है, 90 मिनट है। और इंसान हम लोग के अंदर यूकैरियोटिक सेल का 24 आवर टाइम होता है, ठीक है। कौन कौन याद रखिए, अभी और आगे एग्जाम्पल है, ई कोलाई का 20 मिनट, ईस्ट का 90 मिनट, ह्यूमन यूकैरियोटिक का 24 आवर। और हो गया सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टोमेज, जो हमारा
हमारे अंदर जो स्टोमेच है उसके लाइनिंग पे जो सेल है वो उसका सेल डिवीजन टाइम है 3.5 से 3.5 to 4 days, ठीक है। आर रिप्लेस ट्वाइस अ वीक, मतलब कि एक हफ्ते में 2 बार ये रिप्लेस हो जाते हैं। कहाँ के सेल? हमारे स्टोमेच के लाइनिंग के। एडल्ट हार्ट एंड न्यूरॉन, हाँ ये एक बहुत ही मस्त है कि इंसान के अंदर जो हार्ट हो गया, एडल्ट का बात कर रहा है, एडल्ट के हार्ट का और न्यूरॉन का। एडल्ट क्यों कर रहा है? मान लो जो बच्चा है, बच्चा का हार्ट छोटा तो थोड़ा थोड़ा सेल बढ़ के ना बड़ा होगा तो होगा ही। तो एडल्ट का जो हार्ट सेल है और न्यूरॉन ये दोनों कभी भी डिवाइड नहीं करते। एक बार जो बन गया हार्ट का और न्यूरॉन का सेल वो कभी भी नहीं डिवाइड करते, इसीलिए उनमें अगर कोई डिसऑर्डर होगा तो फिर बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेल इसमें डिवाइड नहीं करते हैं, डू नॉट डिवाइड एट ऑल, ठीक है। एक और नोट देखेंगे। नोट क्या है कि सेल साइकिल ड्यूरेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सही बात है भाई, जैसे अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है सेल डिवीजन का टाइम। और क्या कर रहे हैं कि इट ऑल्सो डिफर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन सेम ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। जैसे अब हम के अंदर देख लीजिए, कोई एक टाइपिकल जो यूकेरियोटिक सेल हो गए वो 24 घंटा लगाते हैं। ये स्टोमेच के लाइनिंग का हो गए 3.5 से 4 दिन लगाते हैं, और ये तो भाई एटलीस्ट डिवाइड ही नहीं करते हैं। तो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह के सेल अलग अलग टाइम लेते हैं डिवाइड करने के लिए। अब हम देखेंगे सेल साइकिल का पूरा थोड़ा डिटेल में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सेल साइकिल को हम जनरली क्या मतलब 2 फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन? एक हो गया हमारा इंटरफेज और एक हो गया हमारा एम फेज और माइटोसिस फेज, ठीक है। इंटरफेज और एम फेज, माइटोसिस फेज, अभी दोनों में क्या अंतर होता है इसको हम लोग देखेंगे। इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज क्या होता है? जैसे इंटरफेज को जनरली रेस्टिंग फेज बोला जाता है। इसको हम पूरा साइकिल में बना के देखेंगे तो थोड़ा और फील आएगा, अभी आएगा। पहले इसका पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, बाकी एक्चुअल में रेस्ट नहीं करता है, क्योंकि सेल को डिवाइड होने के लिए जितने भी काम हैं वो इसमें होता है, ठीक है। देखिए इंटरफेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। क्यों? सेल डू नॉट डिवाइड इन दिस फेज, इसलिए बोलते हैं। इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसी फेज के अंदर सेल का प्रिपरेशन होता है ताकि आगे जाके डिवीजन कर सके। प्रिपरेशन ऑफ द सेल अकर्स हियर। और हाँ, ये जो इंटरफेज है ये मोर देन 95% टाइम इसी फेज द्वारा यूज होता है, ठीक है। जैसे इंसान के अंदर 23 घंटे से ज़्यादा समय इसी में लग जाता है, किसमें? इन ह्यूमन चिक सेल, ठीक है। इंटरफेज में ही चला जाता है 23 घंटे से भी ज़्यादा। अब इस इंटरफेज के अंदर 3 सब फेज हैं। कौन कौन है? G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 फेज गैप ऑन फेज, एस फेज सिंथेटिक फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज गैप 2 फेज। ये 3 फेज होता है किसमें? इंटरफेज के अंदर। अब एम फेज में क्या होता है? एम फेज माइटोसिस में, इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तो इसमें पक्का है कि सेल डिवाइड हो रहा होगा। तो सेल जो डिवाइड हो रहा है तो कुछ अलग सा हो रहा है ना, थोड़ा हट गई इसमें। तो चलो भाई जो सेल था उसी तो उसके अंदर काम चल रहा था, तो इसीलिए इसको ड्रामेटिक फेज बोला गया, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। 1 से 2 बन गया, काफ़ी उथल पुथल होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर उसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में ही होता है, माइटोसिस फेज में होता है। 5% भी कम टाइम इसमें लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 95 से ज़्यादा लग रहा था तो यहाँ पे 5 से कम लगेगा। 23 घंटे से ज़्यादा लग रहा था तो ह्यूमन चेक सेल का इसमें 1 घंटे से कम लगेगा एम फेज में, ठीक है। अब ये जो एम फेज है, एम फेज भी अब 2 फेजेज में डिवाइड है। एम फेज में एक्चुअल क्या होता है? सेल एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है, तो सेल डिवीजन में क्या क्या डिवाइड हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका भाई साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चाहिए, सेल डिवाइड होना चाहिए, और एक उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसीलिए इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन सा? एक हो गया कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। इसमें सेल का ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ना। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेज होते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस को भी डिवाइड होने के लिए 4 फेज होते हैं। अब बोलेगी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों भाई? क्योंकि भाई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है भाई, तो यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा ना। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, जिसको आप शॉर्टकट से याद रखते हैं पीमैट,
पीमेट मतलब तो पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पीमेट से आप इसको शॉर्टकट याद रख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीनोफेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले, देखिए कोई भी अगर सेल है उसमें ऐसा ही चलता है। ये देखो पहले एक सेल हो गया, सेल इंटरफेज में भाई ग्रोथ करा, बड़ा हुआ, फिर एम फेज में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। फिर अब ये जो सेल है इसके अंदर इंटरफेज आया, फिर इंटरफेज में बड़ा हो गया, सेल ग्रोथ कर लिया, फिर एम फेज आएगा, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता है सेल डिवीजन, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, ऐसे ऐसे चलता रहता है। देखिए अब जो इंटरफेज का हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इंटरफेज क्या दो एम फेज के बीच में आ रहा है तो हो गया फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। एम फेज क्या बोल सकते हैं, दो इंटरफेज के बीच में आ रहा है, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेज। ये डेफिनेशन हो गया कहने का, वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा। आप देखते हैं, अब इश्यू को थोड़ा तोड़ेंगे, क्या इंटरफेज को भी और हम 3 सब फेज में डिवाइड कर सकते थे? हाँ, कौन? G1 S G2। तो टूट गया ये G1 S G2 में, फिर M का M रह गया, फिर ये टूटा G1 S G2 M। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इस फेज क्या बोलेंगे कि ऐसा फेज जो कि G1 और G2 के बीच में है। M क्या होगा, M हो जाएगा आपका जो G2 और G1 के बीच में है फेज, समझ रहे हैं। और फिर G1 क्या हो जाएगा, तो G1 हो जाएगा भाई जो M के बाद आता है G1, फिर आता है S, तो फेज बिटवीन M एंड S G1 के लिए हो जाएगा। और इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइटोसिस के बाद वाला फेज, G1 फेज को पोस्ट माइटोसिस फेज, या इसको बोल सकते हैं कि सिंथेटिक के पहले वाला फेज, तो प्री सिंथेटिक फेज। वैसे G2 का लिए जाएगा, G2 किस में आता है, S और M के बीच में आता है, तो इसको ये भी बोला जाता है कि पोस्ट सिंथेटिक फेज और प्री माइटोटिक फेज। ठीक है, वो इसको आपको देख करके पता चल जाएगा, इसमें कोई याद करने वाला चीज़ नहीं है, वो समझदारी का खेल है। अब देखिए, अब पूरे सेल को एक हम लोग डायग्राम में बना कर देखेंगे कैसे कैसे फेज में डिवाइड है। ठीक है, ये देखिए, ये मान के चलिए पूरा एक सेल हो गया। ठीक है, ये हमारा एक सेल हो गया।